दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके इंस्टीट्यूट चैनल जय हिंद बाय दीपक सर पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर ही आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इससे हमेशा आपके एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बनेगा कि बनेगा, कन्फर्म है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दें, क्योंकि आप ये शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो लाइक शेयर दबा करिए, उसके बाद अपने कॉपी किताब को निकाल लीजिए और सारे लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े इत्मीनान से आप देखिए, ताकि यह सारा जो वीडियो है आपके दिमाग में एकदम हूबहू छप जाए और इससे आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो हम पढ़ते हैं इस वीडियो को। तो एक शब्द लिखा है आपका औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकी। औद्योगिकी होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके इर्द गिर्द बड़े बड़े कारखाने कंपनियां लगी हैं, बस इनका लगना ही इनका समूह क्या होता है, आपका औद्योगिकरण होता है। शुरुआत में आना ही था, बहुत समय बाद आया। तो कैसे कैसे इसकी पूरी कहानी थी, कैसे कैसे इसका पूरा विस्तार हुआ, कौन सी क्रांति आई, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और एकदम पूरा भगा भगा नहीं देखेंगे, ठीक है, तो समझेंगे इसको। तो औद्योगिकरण क्या पहले, यानी कि पूरा बता दूं कि हमारे देश में तो बहुत समय बाद आया, लेकिन सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ पे आया। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वह हुई थी ब्रिटेन, यानी कि यूरोप का एक देश है ब्रिटेन, जो हमको गुलाम बनाया था वही ब्रिटेन भैया। तो वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिकरण से पहले, क्योंकि जब औद्योगिकरण आई थी तो इसके पहले हमारे यहाँ जब कंपनियां नहीं थी तब लोग कैसे व्यापार करते थे। तो इसकी शुरुआत की बात करता हूं, तो बात है औद्योगिक क्रांति से पहले। तो पहले वाला मतलब आदि होता है, आदि का मतलब होता है कि पहले या पूर्व। तो आदि औद्योगिकरण, यानी कि देखा जाए जब पहले शुरुआत में हमारे यहाँ कंपनियां नहीं थी, पूरे विश्व में कंपनियां नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, तभी वस्तुओं का निर्यात होता था, वस्तुओं का आयात होता था। अब आयात निर्यात होता है तो इसका मतलब पहले है कि वस्तुओं का उत्पादन कहीं ना कहीं होता रहा होगा। तो बिल्कुल कन्फर्म है, नहीं कहने का मतलब है कि आदि औद्योगिकरण में, यानी कि औद्योगिकी आने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादन होता था, लेकिन जो यह उत्पादन है यह फैक्ट्रियों से नहीं होता था। यानी कहने का मतलब है प्राचीन काल में भी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, लेकिन उस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन जो होता था वह कंपनियों से, फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि हाथों के द्वारा होता था। तो बात करते हैं कि 7वीं और 8वीं सदी में यूरोप शहर में जो सौदागर थे व्यापार के लिए गांवों के कारीगरों को सजते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तु बनती थी, क्योंकि वस्तु का जब आदान प्रदान होता है तो वस्तु की मांग तो बढ़ेगी, पक्का है। जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का उत्पादन होगा कहाँ पे, तो यह बात है। तो उस समय जो यूरोप के व्यापारी थे, यूरोप के सौदागर थे, वे गाँव गाँव जाते थे और वहां के लोगों को यह पूरा जिम्मेदारी सौंपते थे कि भैया आपको यह चीज बनाना है, आपको यह चीज बनाना है। तो वे गांव के जो लोग थे उन वस्तुओं का अच्छे तरीके से निर्माण करते थे और निर्माण करने के बाद उन्हें बाजार में बेचते थे, यानी कि वो सौदागर को देते थे, जो वे सौदागर होते हैं उनको बाजार में बेचते थे। तो लेकिन जो शहर में था, क्योंकि शहर में उस तरीके से अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय वहाँ के जो लोग थे वो जो गिल्ड से जो व्यापारी हुआ करते थे, वे शहरों में जो अपना दुकान लगाए हुए हैं वे वस्तु का उत्पादन करते थे, केवल अपने लिए करते थे और उनको मार्केट में बेचा करते थे। तो वे क्या करते थे, जो गिल्ड से मतलब होता है वे क्या होते थे, तो जो बाजार पे नियंत्रण रखते हैं, साथ साथ मूल्य का निर्धारण भी वे करते हैं। उसके बाद आपसी प्रतिस्पर्धा, इसे आप एग्जाम्पल समझिए, बात मानिए, जो आपके यहाँ बाजार है उस बाजार में अगर आप देखेंगे, अगर एक के रकीम की 4-5 दुकानें हैं, यानी कि सब अगर किराना स्टोर खोले हुए हैं, तो अगर उनके यहाँ चीनी 40 की मिलती है, तो आप उस बाजार में कहीं पर भी चीनी लेंगे तो आपको 40 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनमें अंदर क्या है, आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी कि पूरा सहनशीलता है, वे एक दूसरे से मिलजुल के ही पूरे व्यापार चलाते हैं। और साथ साथ देखा जाए कि उसमें कोई अन्य व्यक्ति आकर व्यापार नहीं कर सकता, यानी कि जो लोग दुकान खोले हैं वही लोग व्यापार करेंगे। अगर आपको नया व्यापार करना पड़ेगा तो उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, वे अनुमति दें या ना दें तो उनके ऊपर निर्भर है। तो जो गिल्ड्स होते थे शहर में, उनका काम क्या था, पूरे बाजार को नियंत्रण करना था, साथ साथ मूल्यों का निर्धारण करना, यानी कि मूल्य को एकदम फिक्स करना था, साथ साथ क्या करना था कि आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपसे में जब मेल मिलाप रखे ताकि अन्य लोग क्या हो, यहाँ पे बाजार में आकर व्यापार न कर सके, ठीक। तो लेकिन अगर देखा जाए जो गाँव के लोग थे, पहले उनका जो जीवन था
पहले जो उनकी आजीविका चलती थी वे खेत में मजदूरी करते थे, साथ साथ अन्य स्थानों में मजदूरी करते थे। कोई लोग कूड़ा कबाड़ा बीन कर अपना पेट पालता था और साथ साथ बहुत से लोग अपने स्वयं की खेती करते थे। जिनके पास क्या था, अपना खेत था, वे स्वयं की खेती करते थे और अपने जीवन को चलाते थे। लेकिन मजे की बात तब आ गई जब जो व्यापारी लोग हैं वे गांव में गए और गांव वालों को अच्छा काम दिया और साथ साथ उन्हें अच्छा पैसा दिया। यानी कहने का मतलब है, जब व्यापारी को जानकारी हुई कि जो गांव के लोग हैं वह उत्पादन करने में सबसे अधिक मात्रा में पूरा निपुण है, तो उन्होंने क्या किया, वे गांव में गए और उन लोगों को इन सब कामों छुट्टी दी और साथ साथ उनको अच्छा पैसा दिया ताकि आप उस सामान को बनाइए और बनाने के बाद हमको दीजिए, ताकि क्या करें, उनका हम अच्छे मात्रा में व्यापार कर सके। यानी कि जो इस कहानी का मतलब है, समझने का मतलब है कि शुरुआत में जो यूरोप था, उस यूरोप में कंपनियां नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, तब भी वहां पे व्यापार अच्छी मात्रा में होता था। लेकिन बशर्ते यह बात थी कि जो वस्तु का उत्पादन होता था वह शहर में ना होकर गांव में होता था, कंपनियों में ना होकर हाथों से उनका निर्माण करते थे। जो पहले गांव के लोग थे वे खेती बाड़ी वगैरह करते थे, जो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब वे व्यापारी लोग आए तो उनको अधिक मात्रा में पैसा दिया और उस पैसे के माध्यम से उन्होंने खेती करना, कूड़ा कबाड़ा बीनना बंद कर दिया और उस पैसे से उस सामान को बनाया और उसके बाद उन व्यापारियों को दिया और अच्छे मात्रा में अपने जीवन को चलाने लगे। तो यह बात पूरी थी। लेकिन अब देखा जाए इन कुछ शब्द आता है, जैसे स्टेपलर्स क्या होता है, फ्लज क्या होता है, कार्डिंग क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड में शब्द था। स्टेपलर्स मतलब होता है जो ऐसे व्यक्ति जो ऊनी कपड़े खरीदते हैं, यानी कि ऊन का व्यापार करते हैं, उनसे धागा बनाते हैं, उनको कहते हैं स्टेपलर्स। अच्छा, लर्ज जो होते हैं वे धागे बनाते हैं और साथ साथ रंग साज के पास उन सामानों को पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं क्या, फ्लू लर्ज। साथ साथ जो कार्डिंग होते हैं, कार्डिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कपास को ऐसे ऐंठते हैं ताकि वह काटने योग्य हो जाए। तो ये 3-4 शब्द हैं आपके दिमाग में, तो उसको बिठा लेंगे ताकि कोई समस्या से न हो। अब बात करते हैं कारखानों का उदय कैसे हुआ। तो इंग्लैंड में 1730 के दशक में जो कारखाने हैं लगना शुरू हो गए, ठीक। और मुख्यतः जो कारखाने खुले वे कपास के कारखाने थे। अब इससे क्या हुआ कि 1960 में जो ब्रिटेन में जो कपास का आयात निर्यात था, यानी कहने का मतलब जो कपास, क्योंकि कारखाने नहीं थे तब भी जो ब्रिटेन था वह सामानों को लेता था, मुख्यतः कपास को, कच्चे माल को लेता था। तो देखा गया कि 1960 में जो कपास का आयात वह अन्य देशों से करता था वह 25 लाख पाउंड था, यानी 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का वह आयात अन्य देशों से करता था। और यही आंकड़ा देखते देखते 1787 में कितना हो गया आपका, 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यानी कि कंपनियां लगने से, कारखाने लगने से क्या हो गया, जो इसमें इजाफा आया, कितना आया, तकरीबन आपका 100 से 120 गुना बढ़ गया। अच्छा, जब कारखाना लग गया, कारखाना की स्थापना हो गई, तो भैया अब एक के छत के नीचे मशीन लग गई और जो मालिक है उस मालिक के देख रेख में सारा काम होने लगा। साथ साथ उसने अपने गुणवत्ता पर, जो गांव में बनाता था सामान, उस सामान में इतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं हो पाती थी क्योंकि वह लेबर अपने मन से काम करते थे। तो अब जब उसके सामने बनने लगा तो उस गुणवत्ता में क्या आया, काफी ज्यादा सुधार आया। साथ साथ मजदूरों पर निगरानी, जो मजदूर वहां पे गांव में दे, तो अगर एक दिन का काम है तो वो 2 दिन लगाते थे। लेकिन अब क्या होगा, मशीन आ जाने से वह मजदूरों के ऊपर ध्यान देने लगा, उनकी निगरानी करने लगा और साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई। तो यह कुछ क्या था, यह कुछ आपका था औद्योगिक क्रांति के पहले वाला समय। उसके बाद आपके कारखाने का उदय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।